फर्स्ट फेज़ 14 डेज़ का है, सेकंड फेज़ जो है 30 डेज़ अप टू 45 डेज़ भी हो सकता है। दोनों अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट जहाँ क्लेरिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंस आ रही है या किसी को एलर्जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम प्योर हेल्थ। ये टॉपिक हमारा आज का एक्सटेंशन है एच पायलोरी के एज अ पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख चुके हैं, उसका रीकैप करते हैं। पार्ट 1 में हमने कॉजेज़ और सिम्टम्स पढ़े थे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुना था कि एच पायलोरी क्या होता है, क्या वजूहात से होता है, क्या क्या अलामतें हैं। पार्ट 2 में हमने उसके डायग्नोसिस सुने कि डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, किन किन मेथड से किया जा सकता है, उस मेथड्स में क्या वेरिएशंस हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्ट 3, दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एच पायलोरी। एच पायलोरी ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये इनिशियली 2 फेजेज़ में है। फर्स्ट फेज़ 14 डेज़ का है, सेकंड फेज़ जो है 30 डेज़ अप टू 45 डेज़ भी हो सकता है। कॉमनली 30 डेज़ का होता है, तो टोटल टेन्योर इसका हो गया 44 डेज़ का ये ट्रीटमेंट है। तो 14 डेज़ को हम कहते हैं इनिशियल थेरेपी या कोर थेरेपी, और जो रिमेनिंग 30 डेज़ का जो ट्रीटमेंट है उसको हम कहते हैं सेकंड फेज़ या साइड थेरेपी। दोनों अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं और इसका एंड में जो है कि जहाँ रेजिस्टेंस है वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे कि एंड में जब अगर ट्रीटमेंट के बाद भी अगर कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट ना आए तो उसमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं कॉमन जो 14 डेज़ थेरेपी है इनिशियल फेज़ में, उसको हम 3-4 तरीके से कवर कर सकते हैं एच पायलोरी इन्फेक्शन को जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है। तो उसमें एक रिफाब्यूटिन ट्रिपल थेरेपी जिसमें ओमिप्राज़ोल है और रिफाब्यूटिन है और एमॉक्सिसिलिन है। उसके अलावा जो अगला मोड ऑफ़ थेरेपी है वो है मोनोप्रोज़ोन ट्रिपल बेस थेरेपी, जिसमें मोनोप्रोज़ोन है, एमॉक्सिसिलिन है, ओमिप्राज़ोल है, ये थेरेपी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो भी वोनोप्रोज़ोन की है, वो डुअल बेस थेरेपी है जिसमें एक वोनोज़ोन है और जिसमें एमॉक्सिल है 1 ग्राम 8 आवरली। जो वोनोज़ोन ट्रिपल बेस थेरेपी है उसमें 1 ग्राम 12 आवरली है एमॉक्सिसिलिन, और वोनोज़ोन डुअल बेस थेरेपी जो है वो है वोनोज़ोन 20 मिलीग्राम 12 आवरली और एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम्स हर 8 घंटे बाद खानी है। तो ये डुअल बेस्ड है, ये अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरेपी, जिसमें वोनोज़ोन 20 मिलीग्राम ट्वाइस डेली है, एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम ट्वाइस डेली है और क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम्स ट्वाइस डेली है। तो ये इसकी जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो इनिशियल फेज़ यानी फ़र्स्ट 14 डेज़ में दिया जाता है। अब इसमें एक और वेरिएशन है कि जहाँ क्लेरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस है वहाँ क्या इस्तेमाल करना है। जहाँ क्लेरिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंस आ रही है या किसी को एलर्जी है क्लेरिथ्रोमाइसिन सॉल्ट से, तो वहाँ क्या यूज़ करना है। वहाँ हम सेपरेटली अलॉन्ग विद एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम 8 आवरली टैबलेट फ्लैजिल यूज़ कर सकते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल 400 मिलीग्राम 8 आवरली अलॉन्ग विथ वोनोप्रोज़ोन। जहाँ एमॉक्सिसिलिन रेजिस्टेंस है या एलर्जी है या इंटॉलरेंस है वहाँ पे हम फ्लैजिल यानी मेट्रोनिडाज़ोल 400 मिलीग्राम्स 8 आवरली, क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम्स 12 आवरली, वोनोप्रोज़ोन 20 मिलीग्राम्स 12 आवरली और डेक्सलेंसोप्राज़ोल, ओमिप्राज़ोल
एनीवेयर फ्रॉम 30 to 60 मिलीग्राम्स 12 आवर्ली यूज़ करते हैं। तो इसको सम अप करता हूँ तो मैं एक आता है रिफाब्यूटिन, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो और अवेलेबल है भी तो बहुत हाई एंड के स्टोर्स पर है और निस्बतन कॉस्टली भी है। तो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो रिफाब्यूटिन थेरेपी है, वोनाप्रोज़ोन ट्रिपल बेस थेरेपी है, वोनाप्रोज़ोन डुअल पैक थेरेपी है, एक स्टैंडर्ड थेरेपी है और 2 रेजिस्टेंस थेरेपी हैं। और इसके अलावा किड्स में हम लिवोफ्लॉक्सासिन या क्यूनोलॉन्स का सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एमॉक्सिसिलिन की जगह पे। ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट रिजीम्स हैं, जो जिसको सूट करे, जो टॉलरेट करे, जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर, उसका फिजिशियन उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी ड्यूरेशन है उसका है वो मैक्सिमम 14 डेज़ का है। और इस 14 डेज़ में आपने एक भी डोज मिस नहीं करनी है। अगर आपने स्किप की तो देयर इज़ अ स्लाइट चांस, और ये ऐन मुमकिन है कि इसमें फिर जो ट्रीटमेंट है वो उसमें कोई एरर आ सकता है। तो अगर आपने इनिशियल डेज़ में ऐसा कुछ कर दिया है कि किसी भी वजह से स्किप हो गई है, तो अगर इनिशियल 2 to 3 डेज़ हुए हैं तो फिर इसको काइंडली रिपीट कर लीजिए एक दिन या 2 दिन के गैप से। डे 1 से शुरू कीजिए नेक्स्ट 14 डेज़ तक, और फिर उसको बीच में कोई स्किप ना आने दें। अगर एंड में स्किप हो गई है, कोई बात वजह है, तो इमीडिएटली जब भी याद आ जाए वो डोज़ रिपीट कर लीजिए। अगर वो डोज़ का वक्त ही गुजर गया है तो फिर जस्ट वेट एंड सी, अपनी रिमेनिंग डोजेस अपने टाइम पे कंप्लीट कीजिए। अच्छा, फर्स्ट ये 14 डेज़ का ट्रीटमेंट जब हम पूरा कर लेते हैं, इनिशियल फेज़ या मेन या कोर थेरेपी का जब ये टाइम पूरा हो जाता है, तो इमीडिएटली हमारा सेकंड फेज़ शुरू होता है, जो साइड फेज़ है, साइड ट्रीटमेंट कहलाता है। उसमें हम आप 2 चीज़ें कंटिन्यू कराते हैं, एक वोनाप्रोज़ोन 20 मिलीग्राम ट्वाइस डेली और एक डेक्सलेंसोप्रोसोल 30 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। तो ये टोटल टेन्योर जो बना 44 डेज़ का। और जब आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो अब आपके 60वें दिन, यानी डे 1 से जो ट्रीटमेंट शुरू हुई थी, अब उसके बाद जो 60वां दिन होता है या उसके बाद का पीरियड, नॉट बिफोर दैट, तो उसके बाद जो है आपने अपना स्टूल टेस्ट या एच पायलरी PCR टेस्ट, ये दोनों में से कोई भी एक टेस्ट आप रिपीट करा सकते हैं या करा सकते हैं। अगर PCR टेस्ट पहले नहीं कराए तो ये PCR टेस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और उसके हिसाब से जो भी रिज़ल्ट आता है वो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ कवर अप हो जाती है। इसके बावजूद अगर रेजिस्टेंस आती है और ये बैक्टीरिया अगेन अपीयर होता है आपके ट्रीटमेंट कंप्लीशन के बाद भी, तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट। ये रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट एक अलग से टॉपिक है, मैं इसको नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूँगा, और इस टॉपिक को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। यहाँ पे हमने रीकैप करते हैं कि हमने पार्ट 1 में सिम्टम्स और कॉजेस को समझा, उसके बाद हमने डायग्नोसिस, मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस को समझा, और आज हमने ट्रीटमेंट, डिफरेंट रिजीम्स ऑफ ट्रीटमेंट को समझा। तो ये मुख्तसर अरसे में मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। फिर भी जो भी आपके क्यूरीज़ हों, क्योंकि ये आज मैं अगर ये कहूँ कि मोर देन 50% आर स्टिल एच पायलोरी इन्फेक्टेड पीपल अराउंड द ग्लोब, तो ये गलत नहीं होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में ये भी बता दूंगा कि अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं। सो ट्यून इन रहिए, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इसकी मज़ीद अपडेट्स के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।